Hello and welcome to Filler Farm. I hope everyone is doing fine. सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं होगा वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. Good afternoon everyone. So my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1. तो हमारा टारगेट क्या है? Top 20 MCQs daily on paper 1 Teaching and Research Aptitude 2 PM. हमारा मिशन जो है UGC नेट JRF. तो फिलर फॉर्म से आपको क्या मिलता है? आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलता है. आप व्हाट्सएप ग्रुप में डेली अपडेट्स देख सकते हैं जब आप ज्वाइन करोगे व्हाट्सएप ग्रुप. और फिलर फॉर्म को सब्सक्राइब करने से आपको गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स मिलते हैं, PhD एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ज्ञान मिलता है. ठीक है. तो और मिलता है आपको फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स, लाइव क्लास, MCQs और PYQs मिलते हैं, फ्री बुक्स मिलते हैं आपको फिलर फॉर्म से. जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है. और जो ऑलरेडी है उनको ऑलरेडी गुड आफ्टरनून. तो और उनको भी रिक्वेस्ट है कि वो भी ये शेयर करें और लाइक करें. और ये नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. ये फ्री क्लासेस है, इनका लाभ ले सकते हैं आप. तो इनको देखो आप खुद. और फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल करो और इंस्टॉल करके फिर उसमें आप मॉक टेस्ट एंड क्विज़ेस दे सकते हैं. तो ये क्लासेस है थ्योरी. पेपर 1 थ्योरी का क्लास होता है 11 बजे. उसके बाद 2 बजे 2 PM पे होता है MCQ क्लास. 9 बजे होता है मैथ्स क्लास. ठीक है. तो इनका लाभ ले सकते हैं आप. फ्री क्लासेस है पेपर फर्स्ट के लिए. इनको कभी मिस न कीजिए बिकॉज पेपर 1 मैटर्स है. पेपर 1 ही हमारा स्कोर बढ़ा देता आगे. ठीक है. तो आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम JRF अचीवर्स में आ जाएगा और जो नेट क्वालिफाई करेगा उसका नेट अचीवर्स में आ जाएगा. सो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो और शेयर करो. ठीक है. हाँ. तो थम्स अप दे दो. कैन वी स्टार्ट टुडेज MCQ सीरीज? अपना थम्स अप दे दो. आर यू रेडी? So if you are ready then we can start. Yes. So let's begin. Let's get started. So let's start today's MCQ series. तो ये रहा आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. पहला क्वेश्चन ये रहा. Why do teachers use teaching instructional facilities? आपके पास 30 सेकंड है, इसको करो आप. पहला ऑप्शन है टू मेक टीचिंग फन फिल्ड. सेकंड ऑप्शन है टू टीच विद इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. C फॉर स्टूडेंट्स अटेंशन. D टू मेक स्टूडेंट्स अटेंटिव. और हिंदी वाले भी पढ़ो और इसका आंसर करो जल्दी जल्दी. वेरी गुड. सबको का आंसर आना चाहिए. गुड आफ्टरनून एवरीवन. वेरी गुड. हाँ, इजी क्वेश्चन है. मैंने 2-3 बार करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन. तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर. बी पार्ट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन. व्हाई डू टीचर्स यूज टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज? इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्यों यूज करते हैं टीचर्स? ठीक है. तो वो इसलिए यूज करते हैं. बी पार्ट इसका आंसर. टू टीच विद इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट. ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. तभी वो यूज कर रहे हैं टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, टीचिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स यूज कर रहे हैं तभी. हाँ, वेरी गुड. गुड आफ्टरनून. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2. विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरेक्ट? आपके पास 30 सेकंड है, इसको करो आप. यूज ऑफ फिल्म. बी पार्ट स्मॉल ग्रुप डिस्कशन. सी पार्ट लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स. डी विविंग कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम ऑन टीवी. तो इसको आप पढ़ो अच्छे से. हिंदी वाले भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है. तो आंसर करो जल्दी. 30 सेकंड खाली थे. 30 सेकंड में आंसर होना चाहिए. वेरी गुड. सबको आंसर आना चाहिए. हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर.
बी पार्ट, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरेक्ट। इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो फ्रीडम देता है एक लर्नर को इंटरेक्ट करने में, यानी उस वो पैसिव नहीं रहता है, वो एक्टिव रहता है। ठीक है, जब स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होगा, फॉर एग्जांपल 6 मेंबर्स का 10 मेंबर्स तक, 10 मेंबर्स तक स्मॉल ग्रुप माना जाएगा, तो जितने भी इसमें आ जाएंगे वो सारे इंटरेक्ट करेंगे, है ना। हाँ, तो ये इसका आंसर इसलिए आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक्टिव रहेंगे सारे लर्नर्स जो भी ग्रुप में होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो इसको और आंसर करो। 30 सेकंड है आपके लिए, मैं भी थोड़ा सा पढ़ता हूं आपके साथ। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। इंटरेक्टिव और स्टूडेंट सेंट्रिक कौन सा मेथड है इसमें? सेमिनार है, वर्कशॉप है, लेक्चर है, ग्रुप डिस्कशन है। हाँ, जल्दी करो, हिंदी वाले भी पढ़ो, आंसर करो। बहुत इजी है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर। 30 सेकंड आपके खत्म हो गए हैं। डी पार्ट, ग्रुप डिस्कशन। देखो, मोर इंटरेक्टिव स्टूडेंट सेंट्रिक कौन होता है? ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में सबों के पार्टिसिपेशन, जो भी मैं कह रहा था, सबों की पार्टिसिपेशन होती है, तभी इसको इंटरेक्टिव स्टूडेंट सेंट्रिक ग्रुप डिस्कशन को माना जाता है। ठीक है, हाँ, बहुत इजी था, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर, बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 4, एन इफेक्टिव टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज इज वन विच ए पार्ट इज कलरफुल एंड गुड लुकिंग, बी पार्ट एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज, सी पार्ट इज विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स, डी पार्ट इजी टू प्रिपेयर एंड यूज। है ना, इजी क्वेश्चन है। 30 सेकंड है आपके लिए, करो। हिंदी वाले भी पढ़ो आराम से। हाँ, क्या कह रहा है, एन इफेक्टिव टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज इज वन विच, यानी इफेक्टिव टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज कौन होते हैं? ठीक है, हाँ, इनमें से ऑप्शन में चूज करो, एक ऑप्शन चूज करो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, है ना। सब मैंने कम से कम 2 होते हैं अप्रोप्रिएट, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है वो एक होता है। ठीक है, वो आप चूज करो। चलो देखते हैं इसका आंसर। आपके 30 सेकंड खत्म हो गए हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर। मोस्टली स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर, बी पार्ट। ठीक है, एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज, यानी सबों को एक्टिवेट करता है। हाँ, टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, चाहे उसमें स्टूडेंट होगा चाहे उसमें टीचर होगा, यानी सबों को उसमें एक्टिवेट कर देता है ना। हाँ, तो ये इसलिए इसका आंसर, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट, यही आंसर इसका आएगा। देखो, इज विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स, ये भी है। इजी टू प्रिपेयर एंड यूज, ये भी हो सकता है। इज कलरफुल एंड गुड लुकिंग, ये भी हो सकता है। बट ये सारे लगते हैं इसका आंसर, है ना। बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज। ठीक है, हाँ, तो ये आप देख लोगे इसका आंसर, है ना। बी पार्ट इसका आंसर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है, इसका आंसर करो। ए पार्ट फॉर इफेक्टिव टीचिंग, बी पार्ट फॉर इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग, सी पार्ट फॉर मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, डी पार्ट ऑल द अबव। ठीक है, इसका आंसर आप करो अच्छे से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए, है ना। हाँ, वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस। हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ज्यादा स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। चलो इसका आंसर देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, यानी जो थ्योरीज है चिल्ड्रंस लर्निंग पे या प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग जो है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? फॉर इफेक्टिव टीचिंग। एक तो होता है इफेक्टिव टीचिंग के लिए, यानी टीचिंग जो है बच्चों को अच्छी समझ में आना चाहिए, बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। फॉर इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग, यानी करिकुलम जो सिलेबस, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटीज दी जाएगी बच्चों को, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, फॉर मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, लर्नर की मोटिवेशन को देख के, ठीक है, लर्नर मोटिवेट हो जाए, वो
हर रोज बोले नहीं मुझे कल जाना है क्लास में, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे मोटिवेशन होनी चाहिए। ऑल दैट मीन्स सब आ जाएंगे इसके, ठीक है। जब जब हम मतलब ये चिल्ड्रन लर्निंग थ्योरीज पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स को देखते हैं, ठीक है। तो इनको फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है, ठीक है। हाँ, ये तीनों ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर, हाँ वेरी गुड, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। इसको करो और आंसर करो सब। 30 सेकंड है आपके लिए, इसका आंसर करो। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग लर्निंग की क्या है? इज ए इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, बी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सी पर्सनल एडजस्टमेंट, डी एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। ठीक है, इसको आप करो। बहुत बार किया है ये भी, ये क्वेश्चन बहुत बार किया, बट डिफरेंट तरीके से ऑप्शन थे वहां पर। अब यहाँ पे भी डिफरेंट तरीके से ऑप्शन है, बट ऑप्शन सेम आएगा। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सीखने पे इसका आंसर। 30 सेकंड आपके लिए खत्म हो गए हैं। बी पार्ट इसका आंसर आएगा, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग लर्निंग, लर्निंग की मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर को, यानी हम लर्निंग क्यों करते हैं? अपना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर को सुधारने के लिए, है ना, अपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, हाँ, रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो इसीलिए हम लर्न करते हैं किसी चीज को, ठीक है। हम कोई बुक पढ़ते हैं, है ना, हम कहते हैं ये बुक अच्छी है, वो क्यों पढ़ते हैं? हम उसको लर्न क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा बिहेवियर है, हमारा व्यवहार जो है वो अच्छा होना चाहिए, है ना, हाँ, चाहे सोसाइटी में, चाहे फैमिली में, चाहे फ्रेंड्स में, चाहे कहीं पर भी, ठीक है। दैट मीन्स द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। टीचर्स नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट्स आर कवर्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी 30 सेकंड है आपके लिए, इसको करो आप। मैं यहाँ पे टाइमर लगा देता हूं, हाँ, चलो। टीचर्स नॉलेज एंड स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट्स आर कवर्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी जो स्टूडेंट्स नीड्स और इंटरेस्ट जो है वो कौन सा सब्जेक्ट कवर करता है? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। जल्दी करो आप आंसर सब, इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर आंसर। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, हाँ। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर आंसर, बी पार्ट, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, देखो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है इसमें ज्यादा कॉग्निशन आता है ना, मेटाकॉग्निशन आता है, चिल्ड्रंस नीड्स एंड इंटरेस्ट्स को देखते हैं, है ना, बिहेवियर को देखते हैं, है ना। तो ये साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, हाँ। तो देखो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्यों नहीं है? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है ये डील करता है एम्स के साथ, मेथड्स के साथ, करिकुलम के साथ, है ना, रोल ऑफ टीचर के साथ। तो ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इस पे डील करता है। इस तरह सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी तो सोसाइटी पे ज्यादा करता है ना, फैमिली, फ्रेंड्स, है ना, सोसाइटी, कम्युनिटी, तो उस पर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन डील करता है इन्हीं सब्जेक्ट। इस तरह पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, तो ये तो है ही पॉलिटिक्स पे ही, इस पे ज्यादा डील करता है। तो साइकोलॉजी जो है ये बिहेवियर ऑफ साइंस माना जाता है ना, हाँ, बिहेवियर साइंस इसको भी कहते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर कहते हैं, है ना। तो दैट मीन्स कि यानी यहाँ पे हमें बोलना है स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट्स किस सब्जेक्ट में आते हैं? वो आते हैं साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करो आप। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर ए टीचर इज। 30 सेकंड आपके लिए, इसका आंसर करो आप 30 सेकंड में। देखो जल्दी जल्दी हो जाते हैं 30 सेकंड, पता नहीं चलता है ना, हाँ। आंसर आना चाहिए तुरंत। ए पार्ट इसका टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, बी टू मेक स्टूडेंट्स टू डू देयर होमवर्क, सी टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, डी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। चलो वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। हिंदी वाले भी आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पे इस पे स्क्रीन। आप हिंदी वाले स्क्रीन पे ध्यान दे दो अगर इंग्लिश समझ में नहीं आता है, हाँ। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर, हाँ, सबों ने आंसर दे दिया लगभग। तो ये रहा डी पार्ट इसका आंसर, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। देखो यानी एक
चैलेंज होती है एक टीचर के लिए, वो कौन सी चैलेंज है ज्यादा, है ना? यानी बच्चे को संभालना, बाकी चीज कंटेंट को डिलीवर करना, है ना? मगर सबसे ज्यादा यहाँ पे है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बनाना इंटरेस्टिंग, यानी एंजॉयबल बनाना। ठीक है, मतलब उसमें उसको कहते हैं एंटरटेनमेंट करना, मतलब बच्चे बोर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें एंजॉय करना चाहिए बच्चे, है ना? हाँ, चाहे हम फन एक्टिविटी करें क्लासरूम में, चाहे हम कोई एक्टिविटी करें, है ना, एक्टिविटी से वो सीख जाए, तो वो देखते हैं कि बच्चों को क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है क्लासरूम में, तो जिससे हमारे क्लास रूम की जो टीचिंग है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो इसमें एंजॉय करने चाहिए बच्चे। ठीक है, हाँ, वो बोले नहीं 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 हमें इस सर से ये क्लास लेना है, ये पढ़ाएगा हमें ये, है ना? तो मतलब वो एंजॉय करनी चाहिए, वैसा क्लासरूम होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। करो इसको आंसर और पढ़ो। 30 सेकंड आपके लिए, इसको करो आंसर। द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज्ड बाय। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो क्लासरूम में होते हैं उसको मैनेज कौन करता है? ठीक है, द क्लास टीचर ए पार्ट, बी द सब्जेक्ट टीचर, सी द प्रिंसिपल, डी द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। ठीक है, इसको आंसर करो। यानी क्लासरूम की बात कर रहा है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना, क्लासरूम की बात कर रहा है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज्ड बाय, यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो देखते हैं हम, तो क्लासरूम में उसको मैनेज कौन करता है? ठीक है, हाँ, चलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन का आंसर, ए पार्ट, द क्लास टीचर। देखो सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर में क्या फर्क? क्लासरूम में जो टीचर होगा तो वो उसको कैटर करेगा, उसको मैनेज करेगा उस क्लासरूम को, यानी जो क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स उनको जो जरूरत होगा, जो उनकी इंटरेस्ट नीड्स जो होंगी उनको फुलफिल करेगा क्लास टीचर। सब्जेक्ट टीचर कहीं और भी हो सकता है ना? सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर है, मैथ सब्जेक्ट टीचर है, साइंस का है ना? वो तो अलग है, बट क्लास पे जो प्रेजेंट होगा, जो क्लास में टीचर होगा, वही उसको कैटर करेगा, है कि नहीं? दैट मीन्स क्लास टीचर इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ो इसको और आंसर करो सब। 30 सेकंड है आपके लिए, मैं भी पढ़ता हूं। स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग, यानी स्टूडेंट्स को बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में किए जाते हैं, बट मोस्टली 4 टाइप्स में किया जाता है उनको क्लासिफाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्स मीनिंग एंड रीजनिंग टू द लर्निंग, इनमें से फिर कौन वो लर्निंग है, यानी कौन सा लर्नर वो है जो मीनिंग एंड रीजनिंग देखता है ना, लर्निंग की तरफ। इनोवेटिव यानी मीनिंग एंड रीजन देखता है, लॉजिक देखता है उसके पीछे क्या है। इनोवेटिव लर्नर, एनालिटिक लर्नर, कॉमन सेंस लर्नर, डायनेमिक लर्नर। हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर करो, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए, जो भी दिख रहा है क्लास उस वो आंसर करो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर, बी पार्ट, एनालिटिक लर्नर। ठीक है, एनालिटिक लर्नर वो होता है जो लॉजिक देखता है ना, लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग जो देखता है। ठीक है, हाँ, मतलब उसमें क्या होती है, ज्यादा वो रीजन ढूंढता है। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं, पहला होता है विजुअल स्पेशल लर्नर, यानी ये जो लर्नर होते हैं ये इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं जब ये कुछ देखते हैं। ठीक है, हाँ, उसमें फॉर एग्जाम्पल वो चार्ट देखते हैं, वो ग्राफ देखते हैं, वो टेबल्स देखते हैं, वो पिक्चर्स देखते हैं, वो फोटोग्राफ्स देखते हैं, वो विजुअल एड्स देखते हैं, प्रोजेक्टर्स, इंफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो मतलब ये जो कुछ भी देखते हैं उस वक्त ये गेन करते हैं नॉलेज, दोज आर विजुअल लर्नर्स। उसी तरह ऑरल ऑडियो लर्नर्स, यानी जब ये सुनते हैं कुछ, जब ये लेसन कुछ सुनते हैं, ठीक है, हाँ, तो उस वक्त ये उसको कैटर करते हैं, उसको मतलब अपने दिमाग में रखते हैं जब ये सुनते हैं। ठीक है, तो जब ये पढ़ते भी है, ये जोर जोर से पढ़ते हैं, उस चीज को जोर जोर से पढ़ते तभी उनको समझ में आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये म्यूजिक सुनते हैं,
है ना। हाँ, तो म्यूजिक क्या करता है, उनकी जो इमोशनल कनेक्शन होता है उसको स्ट्रांग बना देता है, ठीक है। राइम्स ये बोलते हैं या राइम्स सुनते हैं, ऑडियो बुक्स पढ़ते हैं, है ना। हाँ, इसी तरह थर्ड है फिजिकल, यानी टैक्टाइल लर्नर्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये इनको मतलब एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब फिजिकल लर्नर्स क्या होते हैं कि यानी इनको एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, तभी इनको अच्छे से समझ में आ जाता है। यानी लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डेवी का है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग पे ज्यादा ये फोकस करते हैं, ठीक है। ये उनको तभी समझ में आ जाता है जब ये इसको प्रैक्टिकल में लाए, ठीक है। तो ये मतलब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उसमें कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई रोल प्ले करते हैं ये, ठीक है। हाँ, तो ये मतलब एक्टिंग या डांसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा ज्यादा उसके शौकीन होते हैं, यानी फिजिकल लर्नर्स या टैक्टाइल लर्नर जो होते हैं, है ना। हाँ, यानी ये जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है उस वो प्रैक्टिकल लर्निंग जो होती है वो कौन करते हैं, फिजिकल लर्नर्स या टैक्टाइल लर्नर्स, ठीक है। उस तरह वर्बल लर्नर्स कौन होते हैं, वर्बल लर्नर्स होते हैं, इनको लिंग्विस्टिक लर्नर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी ये ज्यादा वर्बल लर्नर्स होते हैं, वर्बली जो बोल, यानी लैंग्वेज का यूज जो करते हैं ज्यादा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे आर यूजिंग इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, दे लुक लाइक नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। हाँ, तो यानी ये लर्निंग को ज्यादा प्रमोट करते हैं, ज्यादा इसी को स्ट्रांग बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस स्ट्रांग बनाने, लैंग्वेज को स्ट्रांग बनाने में क्या करते हैं, ये ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। जिस लैंग्वेज को इनको स्ट्रांग बनाना होगा, चाहे इनको इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज को स्ट्रांग बनाना है, उसी में ग्रुप डिस्कशन करते हैं। प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, रोल प्लेज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो वोकैबुलरी को मतलब ज्यादा से ज्यादा डेवलप करते हैं अपने आप में। तो और भी लर्नर्स है, जैसे लॉजिकल एनालिटिकल लर्नर जो अभी हम पढ़ रहे थे, एनालिटिक लर्नर्स, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो लर्नर्स होते हैं ये ज्यादा रीजन को ढूंढते हैं, ठीक है। वाइल ऑरल लर्नर्स में बेनिफिट फ्रॉम फॉर्मिंग एन इमोशनल कनेक्शन विद साउंड, यानी जो ऑरल लर्नर्स होते हैं वो साउंड के साथ ज्यादा डील करते हैं, यानी लैंग्वेज के साथ डील करते हैं। लॉजिकल लर्नर्स लुक फॉर पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे लर्न, यानी वो क्या सीखते हैं, वो देखते हैं हमने क्या सीखा, कैसे सीखा, रीजन देखते हैं वो, ठीक है। दे सर्च फॉर द कनेक्शंस एंड द रीजंस एंड रिजल्ट, जो मैं भी कह रहा था, रीजन देखते हैं वो, ठीक है। और फिर जो उनका रिजल्ट आ गया वो देखते हैं ये रिजल्ट कैसे आ गया, ठीक है। तो उनको ज्यादा टीचर्स जो गाइड करते हैं वही उनको ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं ऐसे लर्नर्स को, ठीक है। तो ये ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, जो लॉजिकल लर्नर्स होते हैं ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, है ना, अप्लाई भी करते हैं उस रिजल्ट्स को। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मतलब अल्टीमेटली किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं आफ्टर डूइंग सम एक्टिविटी, आफ्टर डूइंग सम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, ठीक है। उसको हम लास्ट पे ये जो लर्नर्स होते हैं कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। उस तरह नेक्स्ट है सोशल लर्नर्स। सोशल लर्नर्स वो जो होते हैं कि जो सोसाइटी के साथ ज्यादा मतलब उनका उठना बैठना होता है ज्यादा सोसाइटी के साथ, ठीक है। यानी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ये डील करते हैं ज्यादा, दोज आर सोशल लर्नर्स। इनको लिंग्विस्टिक लर्नर्स भी कहते हैं, ऊपर भी हमने पढ़ा लिंग्विस्टिक लर्नर्स। यहाँ मतलब ज्यादा हम देंगे इनको नाम सोशल लर्नर्स, क्योंकि ये ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ ज्यादा डील करते हैं, ठीक है। हाँ, यानी ये लर्नर्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रुप एक्टिविटीज ये भी करते हैं, रोल प्लेइंग ये भी करते हैं, ठीक है। ये एनकरेज करते हैं दूसरों को कि आप क्वेश्चन बोलो, आपको कौन सा क्वेश्चन है, आपको कौन सी प्रॉब्लम है, ये बोलते हैं उनको, ठीक है, दूसरे लोगों को, सोशल लर्नर। उस तरह नेक्स्ट है सोलो लर्नर। सोलो लर्नर्स क्या होते हैं, ये भी मतलब देखते हैं कि जो सोशल लर्नर्स होते हैं इसी उन्हीं की तरफ होते हैं, बट ये क्या सोलो लर्नर जो होते हैं ये प्रेफर करते हैं पढ़ना अलोन में, यानी अकेले में, ठीक है। हाँ, देखो जो सोशल लर्नर्स होते हैं वो सोसाइटी में देख के मतलब सीख जाते हैं। जो सोलो लर्नर्स होते हैं इसका अपोजिट है कि ये क्या करते हैं, ये अलोन में सीखते हैं, मतलब जब ये अलोन होते हैं तभी सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो लर्नर्स होते हैं इनमें क्या होती है कि इन्हें इंडिविजुअल लर्निंग होती है, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं तो मगर ये इंडिविजुअली उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये स्टूडेंट्स को पर्सनल मतलब पर्सनल जो प्रॉब्लम होते हैं उसको फेस खुद करते हैं, ठीक है। उसी तरह होता है नेक्स्ट नेचुरल और नेचुरल लर्नर्स। नेचुरल और नेचुरल लर्नर्स वो होते हैं जिन्हें जो नेचर में सीखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फिलॉसफी की बात करें नेचुरलिज्म, उसमें एक्सपीरियंस या बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं या नेचर में सीखते हैं, ठीक है, ओपन में छोड़ देते हैं और उनको वहां पे जो एक्सपीरियंस मिलता है वो जो वहां पे सीखते हैं, दो आर नेचुरल और नेचर लर्नर्स। यानी ये अपने क्लास को क्लासरूम तक ही महदूद नहीं रखते हैं, ये बाहर भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है नेचुरल और नेचर लर्नर्स, ठीक है। ये थे लर्नर्स के कुछ टाइप्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके, हाँ वेरी गुड, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको पढ़ो आप, अच्छे से पढ़ो सब। इसका आंसर करो, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए सबों का। An instruction that takes into account various types of learners and learning styles and is adapted accordingly is said to be A. Teacher centered, B. Differentiated, C. Direct instruction, D. None of the above। यानी जो B है वो डिफरेंशिएटेड लर्निंग या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, जो पिछले बार एक क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया। इसको भी आप देख सकते हैं। चलो वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर आंसर, बी पार्ट डिफरेंशिएटेड। क्या कहता है? इंस्ट्रक्शन दैट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग स्टाइल्स एंड अडॉप्टेड अकॉर्डिंगली इज टू बी। यानी जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स होंगे, चाहे बिलो एवरेज, एवरेज, है ना, गिफ्टेड स्टूडेंट्स होंगे, गिफ्टेड लर्नर्स होंगे, और उनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होंगे, ठीक है। वो कुछ सीखते हैं पढ़ के, है ना, कुछ सीखते हैं जब टीचर बोलेगा तब सीखते हैं, या कुछ ऐसे सीखते हैं जो टीचर के मुंह की तरफ देखते हैं फिर वो सीखते हैं अच्छे से, है ना। हाँ, तो मतलब कुछ प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स उनके होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या आएगा आंसर? डिफरेंशिएटेड। हाँ, तो डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन क्या होती है? ये वो मोड ऑफ टीचिंग होती है जिसमें क्या होते हैं, स्टूडेंट्स के नीड्स और लर्निंग स्टाइल्स को डिजाइन किया जाता है बिफोर लेसन प्लान, यानी लेसन को डिलीवर करने से पहले स्टूडेंट्स के नीड्स और इंटरेस्ट को देख लिया जाता है, या लर्निंग स्टाइल्स को देख लिया जाता है, फिर उसी के हिसाब से लेसन प्लान बनाया जाता है। इंस्ट्रक्टर्स who incorporate differential instruction into their classroom may group students by shared interests, assess students learning via formative assessment, and continually assess and adapt lessons to serve students best interest। यानी ये जो क्लासरूम में ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होती है, जब ये टीचर करवाता है तो इसमें स्टूडेंट्स ग्रुप में होते हैं। जो ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल 4-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, वो अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, वो अपने आप को एसेस करते हैं, ठीक है। हाँ, कैसे करते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट में, यानी एक स्टूडेंट दूसरे को बोलता है आपको ये पता है, आपको वो पता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उनको थोड़ा अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता चलते हैं ग्रुप में, ठीक है। हाँ, तो उनके इंटरेस्ट पता चलते हैं उससे। तो जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसमें क्या करता है, इसमें डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, रेफर्स टू इंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइडिंग देयर डाइवर्स क्लास विद अ रेंज ऑफ वेज टू अंडरस्टैंड कंटेंट इन द क्लासरूम। यानी डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन जो होती है, ये क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो टीचर होता है, वो प्रोवाइड करता है उनको कंटेंट अकॉर्डिंग टू देयर डाइवर्स नेचर। यानी डाइवर्स मतलब डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे उनको कंटेंट डिलीवर करता है और अंडरस्टैंड करता है उनमें, ठीक है। जो उसमें 4 तरीके के आते हैं कि कैसे करते हैं। पहले कंटेंट को देखा जाता है, फिर प्रोसेस को देखा जाता है, फिर प्रोडक्ट को देखा जाता है, फिर लर्निंग एनवायरनमेंट को देखा जाता है। ये मैंने पिछले बार में बताया था, है ना। हाँ, तो कंटेंट हम देखते हैं कि यानी एज के हिसाब से हम इसको प्रोवाइड करते हैं, या हम इसके नीड को देख के हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इससे बच्चे क्या सीखते हैं अच्छे से, उनको अच्छे समझ में आ जाता है। उसी तरह प्रोसेस, है ना, प्रोसेस में हम लर्निंग स्टाइल्स देखते हैं, चाहे कोई विजुअली समझ में आ जाता है किसी को, चाहे किसी को बोलने से समझ में आ जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। दूसरा होता है प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट क्या करता है, ये एंड प्रोडक्ट दिखाता है, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लर्निंग एनवायरनमेंट में जो हमारे पास एनवायरनमेंट होगा पढ़ने का, ठीक है, चाहे ओपन में क्लासरूम होगा यानी या अपने क्लासरूम में ही होगा, ठीक है, यानी जो डेकोरेटेड क्लासरूम होगा वहां पे क्लासरूम होगा, दैट इज लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है।
तो ये 4 तरीके इसमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी जहां पे डाइवर्स लर्नर्स होगी वहां पे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। A heavy emphasis on measurable outcomes leads to। मेजरेबल आउटकम्स जो होते हैं उसमें मतलब अल्टीमेट रिजल्ट क्या होते हैं। ठीक है, हाँ, आपके पास 30 सेकंड है, इसको करो आप 30 सेकंड में। ए पार्ट रोट लर्निंग, बी मेमोराइजेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर जल्दी आना चाहिए, सबों का आंसर आना चाहिए, सब पार्टिसिपेट करो। देखो मोस्टली स्टूडेंट्स आंसर करते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब क्वेश्चन को देख के आंसर करते हैं, अच्छे से तुक्का नहीं मुंह मारते हैं। वो कहते हैं कि नहीं मतलब हमारा आंसर जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पढ़ के वो आंसर देते हैं। वेरी गुड, चलो ऐसे होना चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट होना, लर्नर जो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि मतलब अच्छे से वो पढ़ के वो आंसर दे देगा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट, ये इसका आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, तो ये सी पार्ट इसका आंसर बोथ एंड बी। जो मेजरेबल आउटकम्स होते हैं उसमें रोट लर्निंग और मेमोरी, यानी वो हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है, हाँ, कि हमारा रिजल्ट क्या आया था उस वक्त, यानी जो हमने प्रोजेक्ट किया, जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो उसको हम याद रखते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, मेमोराइज करते हैं उसको, रोट लर्निंग करते हैं। ठीक है, दैट मीन बोथ एंड बी इसका आंसर आएगा। ठीक है, जो राइटिंग आउटकम स्टेटमेंट होता है, आउटकम्स आर स्पेसिफिक मेजरेबल स्टेटमेंट दैट लेट यू नो व्हेन यू हैव रीच्ड योर गोल्स। यानी ये हमें याद दिलाता है कि हम कब पहुंचे हैं अपने गोल तक, है ना। फॉर एग्जांपल आपका गोल है नेट जेआरएफ, जब करोगे आप नेट जेआरएफ आपको याद आएगा कि मैंने कितनी स्ट्रगल की, मैंने एमसीक्यू सीरीज की, मैंने सर से थ्योरी क्लास ले लिया है ना, पेपर फर्स्ट में ज्यादा फोकस किया है, पेपर 2 में भी फोकस किया है। ठीक है, तो ये आप देखोगे उस वक्त, उस वक्त आपको याद आएगा ये, है ना, सारा। तो दैट मीन्स कि गोल को आप जब अचीव करते हो उसके बाद आपको याद आता है सब कुछ। आउटकम स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब स्पेसिफिक चेंजेस इन योर नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड बिहेवियर्स यू एक्सपेक्ट टू ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस। गुड आउटकम स्टेटमेंट्स आर स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड रियलिस्टिक। ठीक है, तो ये आप देखो, है ना। हाँ, मतलब ये देखता है कि जब हमारा गोल अचीव होता है तो उसमें हम मतलब हम में चेंजेस आ जाते हैं ना। हमें नॉलेज डेवलप होती है, हमें एटीट्यूड डेवलप होता है ना, स्किल्स डेवलप होते हैं, बिहेवियर हमारा चेंज होता है ना। हाँ, तो इसी तरह जो हमारे जो गुड आउटकम स्टेटमेंट रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल और रियलिस्टिक होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कभी कभार। गुड आउटकम रिजल्ट स्टेटमेंट्स आर, उसमें आएगा ए स्पेसिफिक, बी मेजरेबल एंड रियलिस्टिक, सी स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक, डी ऑल द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल द अबव, स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड रियलिस्टिक। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। टीचर्स हु आर एंथुसियास्टिक इन द क्लासरूम टीचिंग, यानी जो टीचर्स होते हैं एंथुसियास्टिक, है ना, तो इन द क्लासरूम टीचिंग उनकी क्या होती है। तो ये आपके रहा, आपके पास 30 सेकंड, इसको करो आप आंसर। ए पार्ट लैक प्रेफरेंस इन द सब्जेक्ट विच स्टेज हिडन अंडर देयर एंथुसिज्म, बी सिंपली ड्रामेटाइज टू होल्ड द स्टूडेंट्स अटेंशन, सी इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डी ऑल द अबव। ठीक है, इसका आंसर करो सब। वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। चलो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर आंसर, 30 सेकंड आपके खत्म हो गए हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर आंसर। सी पार्ट इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो टीचर्स और एंथुसियास्टिक इन द क्लासरूम टीचिंग, यानी जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो टीचर जो इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं मुझे पढ़ाना है, उनका डिजायर होता है कि जो मेरा प्रोफेशन, मैं इसमें अपनी मतलब जस्टिस करूं अपने प्रोफेशन के साथ, यानी जो इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं मैं कुछ ना कुछ सिखाऊं बच्चों को, उनको याद रहना चाहिए। हमारा एक टीचर था, वो अच्छे से समझ आता था। ठीक है, हाँ, वो अंडरस्टैंड करता था बिट टू बिट। ठीक है, तो ऐसे टीचर्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो करते हैं इन्वॉल्व, वो यानी जो टीचिंग होती है
उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं, एक्टिव लर्निंग बनाते हैं, ठीक है, एक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बनाते हैं। वो उसको पैसिव नहीं बना देते हैं, वो टेक्स्ट बुक उठा लें और पढ़ लें टेक्स्ट बुक पे, है ना, ऐसा नहीं करते हैं वो टीचर, ठीक है। वो बनाते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम, यानी वो बच्चे जो है वो उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। हाँ, वो टेक्स्ट बुक नहीं उठा ले, टेक्स्ट बुक से पढ़ ले, वो ट्रेडिशनल मेथड वो यूज नहीं करते हैं, है ना। हाँ, जो मतलब क्या होते हैं जिनमें एंटिसिज्म होता है जिन टीचर्स में, ठीक है, तो तभी इसका आंसर आएगा सी पार्ट। हाँ, वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर करो आप सब 30 सेकंड में। डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स रिक्वायर कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स टू A. Provide a common benchmark for assessment. B. Promote genuine learning for high performing students. C. Ensure that all states have the same requirement as required by the central government. D. None of the above. आपके पास 30 सेकंड है, करो इसका आंसर, जल्दी करो। हाँ, यानी जब से मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ स्क्रीन पे तब से आपको मतलब आंसर करना है, तुरंत करो आंसर, ठीक है। मैं कभी कभार पढ़ता हूँ, हाँ, आपको हेल्प करने के लिए मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। चलो ए पार्ट, डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स रिक्वायर कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स टू, यानी जो स्टूडेंट्स में डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, उनको डेमोग्राफिक देखकर, यानी चाहे डेमोग्राफी मीन डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक उनका एज, है ना, उनका लोकेशन, है ना, उनके नेचर ऑफ फैमिली कैसे होगी उनके, है ना। हाँ, तो ये सारे आते हैं डेमोग्राफी में। रिक्वायर कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स टू, यानी उनको सबों को होती है एक रिक्वायरमेंट, तो वो कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। ए. प्रोवाइड कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट, यानी उनको एक ही मतलब अगर उनको असेसमेंट करें, उनको एग्जाम ले लेंगे तो सबों का एक ही पेपर होता है, यानी पहले उसमें क्वेश्चन पेपर में कुछ इजी क्वेश्चन होंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, है ना। बी पार्ट, प्रमोट जेन्युइन लर्निंग फॉर हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, यानी जेन्युइन लर्निंग दे देंगे उनको जो मतलब टैलेंटेड होते हैं। एंश्योर दैट ऑल स्टेट्स हैव सेम रिक्वायरमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सबों को सेम रिक्वायरमेंट होती है। नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर ए पार्ट जो है, प्रोवाइड ए कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट, यानी सबों को एक ही बेंचमार्क हम दे देंगे, सबों को एक ही, अगर हम उनको असेसमेंट करेंगे सबों को एक ही टाइप का पेपर दे देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये इसका आंसर आएगा, मतलब क्योंकि वो डाइवर्स है, कोई रहता है रूरल में, कोई रहता है अर्बन में, उनकी डेमोग्राफी को देख, कोई फीमेल है, कोई मेल है, कोई ट्रांसजेंडर है ना। हाँ, तो ऐसे कोई डिसेबल्ड है, कोई नॉर्मल है ना। तो ये ऐसे मतलब इसमें आ जाएगा, मतलब प्रोवाइड ए कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट, यानी सबों को एक ही बेंचमार्क दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। इनिशिएटिव थिंकिंग जो है वो क्या होती है, इसका आंसर करो सब 30 सेकंड में। ए पार्ट, इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। बी, हैज बीन एनकरेज्ड बाय ट्रेडिशनल टीचिंग। सी, इज नॉट ए कॉग्निटिव प्रोसेस। डी, नन ऑफ द अबव। आंसर करो सब 30 सेकंड है आपके लिए। हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर करो। चलो, एक्टिव लर्नर बनो, एक्टिव लर्नर। हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर। ए पार्ट, इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, यानी इनिशिएटिव थिंकिंग जो है ये एक पार्ट है किसका, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, यानी जब कोई इन्वेंशन होता है उसका पार्ट बनता है इनिशिएटिव थिंकिंग। तो देखते हैं इनिशिएटिव थिंकिंग क्या होती है। ये इनिशिएटिव थिंकिंग मीन्स गोइंग विद वन्स फर्स्ट इंस्टिंक्ट एंड रीचिंग डिसीजंस क्विकली बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ठीक है, कह रहा है कि यानी जो इनिशिएटिव थिंकिंग होती है जब हम खुद अंदाजा लगा देते हैं, ठीक है, हम किसी डिसीजन पे पहुंच जाते हैं जल्दी, ठीक है, अपनी थिंकिंग से, यानी हम अपनी थिंकिंग लगाते हैं, अपनी थिंकिंग यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स द क्वेश्चनिंग ऑफ फर्स्ट इंस्टिंक्ट, यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में हम क्वेश्चन अपने आप को क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, एंड कंसिडरेशन ऑफ अदर पॉसिबिलिटीज, फिर हम मतलब देखते हैं उसका आंसर ढूंढ के निकालते हैं, है ना। हाँ, तो मतलब अपना डिसीजन देखते हैं, फिर इसका आंसर ऐसा हो सकता है, इसका सोल्यूशन ऐसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि
हम देखते हैं, मतलब हम चले जाते हैं एक कॉफी शॉप में, वहां पे हम देखते हैं कप में होगा जरूरी, वहां पे उसमें कॉफी होगी या चाय होगी ना, टी होगी, उसमें दोनों में से एक है ना। तो हम ये देखते हैं, हम एज्यूम करते हैं पहले ही, हम पहले सोच लेते हैं कि ये जो कप होगा ये होगा क्या, गर्म, क्योंकि इसमें जो कॉफी है या जो टी है तो ये भरा हुआ उससे, तो इस ये क्या होगा, ये होगा क्या, यानी गर्म, ठीक है। हाँ, तो ये हम खुद ही सोच लेते हैं। हम बोलते हैं हम इसके साथ हाथ नहीं लगा लेंगे, क्यों नहीं लगा लेंगे, क्योंकि ये गर्म है, ठीक है। तो ये हमारी इनिशिएटिव थिंकिंग है। इस तरह अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मसला होगा, हम उसका आंसर खुद भी निकाल सकते हैं, बट ड्यू टू मेटाकॉग्निशन यानी थिंकिंग या कॉग्निशन या थिंकिंग, हम थिंक करते हैं पहले, यानी हम थिंक करते हैं, फिर हम देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये रहा इंस्टीट्यूट थिंकिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करो, सब पढ़ो और आंसर करो। वाइल प्रेजेंटिंग योर आइडियाज इन ए क्लासरूम इट इज बेटर टू, यानी जब आप कोई आइडिया प्रेजेंट करते हो क्लासरूम में, आपको क्या मद्देनजर रखना है पहले, ठीक है। 30 सेकंड आपके लिए, इसका आंसर करो। इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों में से आपको चूज करने हैं। पहला, रिकॉग्नाइज दैट देयर कैन बी अदर व्यूज, उसमें मतलब ये भी आप दिमाग में रखोगे कि यानी कुछ अदर व्यूज भी होंगे जो मैं बोलूंगा, उस पे अदर व्यूज भी होंगे जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे। रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट्स आर नॉट ए होमोजेनियस मास, यानी जो स्टूडेंट्स है वो सेम टाइप के नहीं होते हैं। टेक डिसेंटिंग व्यूज आल्सो इन कंसिडरेशन, हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब कुछ उसके साथ डिसएग्री भी करेगा, जो मैं बोलूंगा, जो मेरा आइडिया होगा उसके साथ कोई डिसएग्री भी करेगा, यानी डिसेंटिंग मीन्स टू डिसएग्री विद द ओपिनियन, है ना। हाँ, तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इन ए पार्ट है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, बी पार्ट है ओनली थर्ड, सी पार्ट है सेकंड एंड थर्ड, डी पार्ट है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये रहा आपके स्क्रीन पर आंसर, डी पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। यानी तीनों इसमें आंसर आ जाएंगे। यानी जब हम कोई आइडिया प्रेजेंट करेंगे क्लासरूम में या कोई लेसन हम डिलीवर करेंगे क्लासरूम में, कोई चाहे स्टूडेंट होगा चाहे टीचर होगा, तो हमें ये भी देखना है कि वहां पे जो इसके रिलेटेड और भी व्यूज होंगे स्टूडेंट्स के, है ना। जो स्टूडेंट्स होंगे वो सेम टाइप के नहीं होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनका आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है ना। हाँ, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, और कोई डिसएग्री भी करेगा, है ना, कुछ डिसएग्री भी करते होंगे, तो इसलिए इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, मतलब हमें ये ख्याल रखना है उस वक्त जब हम कोई प्रेजेंट करेंगे क्लासरूम में, कोई आइडिया प्रेजेंट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। सब आंसर करो, अच्छे से आंसर करो, इजी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रोसेस आर गिवन द लीस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस लर्निंग प्रोसेस में किसमें सबसे कम तरजीह दी जाती है ना, सबसे कम इंपॉर्टेंस किसमें दी जाती है। ए पार्ट नेचुरलिज्म, बी रियलिज्म, सी आइडियलिज्म, डी प्रैग्मेटिज्म। चलो आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी इजी है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपके 30 सेकंड भी खत्म हो गए हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर, सी पार्ट आइडियलिज्म। देखो, आइडियलिज्म में इंडिविजुअल डिफरेंस को ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती है, नेचुरलिज्म में दी जाती है, वहां बंदा खुद अकेले जो करता है वो सीखेगा खुद ही, है ना। प्रैग्मेटिज्म में भी लर्निंग बाय डूइंग खुद ही करते हैं, रियलिज्म में भी, है ना। बट आइडियलिज्म में जो है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, इसमें सबसे कम तरजीह दी जाती है। आइडियलिज्म जो है ये स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। आइडियलिज्म जो है ये सीक्वेंसड होता है, ये टेक्स्ट बुक मेथड पे बेस होता है आइडियलिज्म, ठीक है। तभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहां पे ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़ो और आंसर करो। अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज अडॉप्टेड बाय टीचर इन साइक्लिक ऑर्डर, यानी जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटी जो है, जो एक टीचर अडॉप्ट करता है, उनको आप साइक्लिक ऑर्डर में लाओ, यानी पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। यानी अकोमोडेशन फर्स्ट, सेकंड कन्वर्जिंग, थर्ड असिमिलेशन, फोर्थ डाइवर्जिंग। अब यहाँ पे आपको कोड चूज करना है। ए पार्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बी पार्ट है फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, सी पार्ट है सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, डी पार्ट है थर्ड फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। इसमें आप देखो क्या आएगा। 30 सेकंड है आपके लिए। चलो थोड़ा मैं आपको टाइम देता हूं इसके लिए, देखते हैं कौन अच्छे से आंसर इसका करेगा। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर, है ना। टाइम भी हो गया हमारा, 30 सेकंड से ज़्यादा हो गया। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। पहला आता है एसिमिलेशन, है ना, फिर आता है एकोमोडेशन, फिर आता है सेकंड कन्वर्जन, फिर आता है डाइवर्जन। देखो कैसे। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज पहले से होती है, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम एकोमोडेशन जो होती है, एकोमोडेशन हम एकोमोडेट करते हैं, ठीक है, यानी सेटिस्फाई करते हैं हम अपने नीड को, जो हमारी पिछली नॉलेज होते हैं उसको मिलाते हैं हम, तो फिर हम कुछ और गेन करते हैं, ठीक है, और गेन करते हैं, दैट इज टू एकोमोडेट, ठीक है। उसको हम, यानी जो पिछली नॉलेज होती है उसको हम एकोमोडेट करते हैं दूसरे नॉलेज के साथ, जो हम दूसरी नॉलेज गेन करते हैं। उसके बाद क्या है, सेकंड कन्वर्जन। हम फिर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये कितना मिलता है आपस में, यानी जो मुझे पहले पता होता है उसके बाद जो मुझे पता चला, तो हम देखते हैं कितना मुझे ये कितना मीट करता है, ठीक है, ये कितना मिलता है? उसके बाद डाइवर्जन, उसके बाद वो फैल जाता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। ये जो नॉलेज मैंने यूज की है, ये मेरे पास नॉलेज थी, मैंने जो नॉलेज ले ली और उसके बाद मैंने देखा कि कितना मिलता है आपस में, उसके बाद ये फैल जाता है दूसरी तक, ठीक है। हाँ, दैट मीन्स कि ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज में हम ये यूज करते हैं। पहले मुझे कितना पता होता है, उसके बाद मैंने जो हासिल की है नॉलेज एकोमोडेट करता हूं मैं, उसके बाद उसको मैं देखता हूं कि कितना मिलता है, वो कन्वर्जिंग, उसके बाद डाइवर्जिंग, कितना फैल जाता है ये, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन इसके लिए। हाँ, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। We usually say that no two students are alike. They may differ from each other in terms of. हम अक्सर कहते हैं कि यानी दो स्टूडेंट्स, नो टू स्टूडेंट्स आर अलाइक, यानी सेम नहीं है दोनों, ठीक है, वो आपस में डिफर होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। कैसे? ए पार्ट अपब्रिंगिंग एंड सोशल स्टेटस, इससे होते हैं। बी पार्ट एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड से होते हैं। सी एटीट्यूड से होते हैं। डी ऑल द अबव। आपके पास 30 सेकंड है, इसको आंसर करो। बहुत अच्छा। हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है, वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, जो भी जहां पे है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी फ्रेंड आपका है उनके साथ शेयर करो, जो भी ग्रुप है ना। हाँ, व्हाट्सएप पे करो, कहीं पे भी कर लो, हाँ, फेसबुक पे कर लो, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और उनके लिए मैं थैंक यू कहता हूं जो शेयर करते हैं, ठीक है, और जो लाइक भी करते हैं, थैंक यू उनके लिए। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर। थोड़ा ज्यादा टाइम होगा इसके लिए। इसमें आता है डी पार्ट, ऑल द अबव, ऑल द अबव। यानी हम बोलते हैं कि जो एक स्टूडेंट होते हैं, दो स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपस में मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, उनका स्टेटस, सोशल स्टेटस या अपब्रिंगिंग स्टेटस जो होता है वो मतलब वो डिफरेंट होता है। उनका एप्टीट्यूड लेवल होता है अलग, है ना, मतलब आईक्यू लेवल उनका अलग होती है, रीजनिंग लेवल उनके अलग होती है, एटीट्यूड उनका अलग होता है, दोनों का अलग अलग एटीट्यूड होता है, सेम एटीट्यूड किसी का नहीं होता है, ठीक है। हाँ, देखो, कोई फ्रेंडली होता है, कोई सोलो लर्नर होता है, यानी आइसोलेटेड। सोलो लर्नर वो होता है जो आइसोलेटेड होता है, वो कहता है मेरे फ्रेंड नहीं होने चाहिए, हैं, वो नहीं चाहता है मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है। कोई होता है सोशल लर्नर। सोशल लर्नर होता है वो जो ज्यादा फ्रेंड्स जिसके साथ होते हैं, ठीक है, जिसके ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। हाँ, तो दैट मीन्स एटीट्यूड अलग अलग होता है सबों का। दैट मीन्स ऑल द अबव इसका आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following descriptions apply in context of constructivist approach and cognitive theory of learning? सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। Learners as active participants in learning process. B. Seeking to interpret. C. Using multiple sources of information. D. All the above. हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर करो। आपके पास 30 सेकंड है, पहले से स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, जब तक 30 सेकंड खत्म हो जाएंगे तब तक मैं रुकूंगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा फिर।
है ना? वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए। जिनका आंसर आ गया है वो बहुत इंटेलिजेंट है, पहले आंसर देते हैं। वेरी गुड, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, यानी ऑल द अबव। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव अप्लाई इन कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है जब हम कोई नॉलेज डेवलप करते हैं, जब हम कोई आइडिया लगा देते हैं, फिर हम नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, ठीक है? हाँ, एंड कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, और कॉग्निटिव थ्योरी मीन थिंकिंग स्टाइल जो होता है ना, थिंकिंग स्टाइल ऑफ लर्नर जो होते हैं। तो इनमें हम जब ये अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है वहां से? लर्नर्स आर एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। लर्नर जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं दोनों में, ठीक है? सीकिंग टू इंटरप्रेट, वो ज्यादा कहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छे चाहिए। यूजिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो बहुत सारे मतलब ज्ञान के तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि हमें मतलब फॉर एग्जांपल कभी सोशल मीडिया से भी नॉलेज मिलती है ना, कभी बुक से भी नॉलेज मिलती है ना? मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो यूज करते हैं। ऑल द अबव, तो सारे, तो इसमें सारे आ जाएंगे, डी पार्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी जब भी हमें कोई नॉलेज डेवलप करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा, तब हम ये सारे मद्देनजर रखते हैं, सारे, ठीक है? हाँ, तो ये इसका आंसर इसलिए होगा। हाँ, तो ये था आज का एमसीक्यू सीरीज। थैंक यू एवरीवन। तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके नोट्स इस वेबसाइट से। तो इसी तरह फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन है, उसको भी आप इंस्टॉल करके डाउनलोड करके वहां पे मॉक टेस्ट और क्विज़ेस दे सकते हैं। तो आप अपना फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक वैल्यूएबल है, प्रेजवर्दी है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है वो करो आप, ठीक है? हाँ, तो ये है फ्री क्लासेस, इनका लाभ ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो ये क्लासेस इनको मिस मत करो। ये पेपर फर्स्ट के लिए क्लास है 11 बजे जो होता है, 2 बजे और एक क्लास होता है, 9 बजे और एक क्लास होता है, ठीक है? हाँ, तो आप भी मेहनत करते रहो, जेआरएफ अचीवर्स में नेक्स्ट टाइम आपका नाम होगा, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है? हाँ, तो उसको आप कमेंट में लिखो, उस क्वेश्चन को, जो भी दिमाग में आपके क्वेश्चन है वो लिखो, उसको आप आंसर करेंगे, ठीक है? उसको हम प्रेजेंट कर लेंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन। तो ये था आज का एमसीक्यू सीरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।